नमस्कार दोस्तों, वीटेक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के सामने ओ लेवल का कोर्स, जिसकी परीक्षा जुलाई 2020 में प्रस्तावित है। और इसमें पहले पेपर की लगभग ये लास्ट यूनिट है। और इस लास्ट यूनिट में जो हम लोगों ने देख लिया था, इंट्रोडक्शन टू आईओटी, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में हम लोगों ने देखा है, बिग डेटा एनालिसिस और क्लाउड कंप्यूटिंग और वीआर वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। अब हमारे जो आगे के पॉइंट्स बचते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल एंड मोबाइल और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसका हम लोग जो है बारी बारी से वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी जो है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी नए यूजर हैं, और लाइक कमेंट शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए देखते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट 9 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल सभी को पता है, सभी लोग लगभग भिज्ञ हैं उस चीज़ को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सभी लोग जानते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, कि वो मशीन, एक ऐसी मशीन जो आप के मोमेंट्स को देख के अपने अकॉर्डिंग काम कर सके। मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस दिए और वो आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है फटाफट आपका रिप्लाई दे सके। जैसे मान लीजिए आजकल जो सबसे अच्छा एग्जांपल लेना चाहेंगे वो जो है फेस, ये जो आपका मोबाइल आता है स्मार्टफोन, इसमें जो फेस रिकग्निशन का सिस्टम होता है और या फिर फिंगरप्रिंट ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो फिंगरप्रिंट और फेस रिकग्निशन, अगर इंसान से कह दो भैया आप पता करके बता दो कि हमारे फेस रिकग्निशन में और फिंगरप्रिंट्स में क्या क्या है, तो वो शायद नहीं रीड कर पाएगा। लेकिन जो इसकी डायमेंशंस होती हैं या फिर जो भी आपकी फिंगरप्रिंट्स होती हैं, उसको जो है मोबाइल बहुत अच्छे से रीड कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी मशीनरी में ऐसी इंटेलिजेंस रखी है इसकी एल्गोरिथम में, कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रीड करके तुरंत आपको जो है अप्रोप्रिएट आंसर देता है। तो पहले सबसे इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके बारे में देखते हैं होता क्या। ठीक है, तो मुझे लगा जो एग्जांपल हमने दिया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे भी कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे एआई में। तो शुरू करते हैं फटाफट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बोलते हैं इसको, रेफर्स टू अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन machines that are programmed to think like human and mimic their actions। कहने का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो आदमियों जैसा व्यवहार कर सके। कौन सी मशीन जो है वो आदमियों जैसा व्यवहार कर सके, सोच सके और उसके एक्शंस को कॉपी कर सके, ठीक है, वो होती है। द टर्म में आल्सो बी अप्लाइड एनी मशीन दैट एग्जिबिट traits associated with a human mind such as a learning and problem solving। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारी मशीन होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या करती है कि जो इंसान के दिमाग की तरह जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको एसोसिएट करती है, उसको सोचती है उसके बारे में, और सोचने के बाद में उसका आंसर देती है या फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक है। तो ये होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, या जो नोट लोग करना चाहे वो वीडियो को पॉज करके जो है उसको नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ पे इसके यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलते पढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है गेमिंग में। गेमिंग में अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा गेम? टिक टो टिक टैक टो, ठीक है। और ये हमारे कोर्स में था, एक्चुअल में इसका एक पूरा पेपर होता था जब हम मास्टरी कर रहे थे, इसमें एमसीए कर रहे थे, तो हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था हमको। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। ये टिक टैक टो गेम क्या होता है, ये शायद आप लोग जानते होंगे। एक जगह पे गोला किया जाता है, दूसरी जगह में क्रॉस किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, एक तरफ सिस्टम खेलता है आजकल और एक तरफ जो है ह्यूमन बींग खेलता है। तो वो क्या करता है कि वो माइंड को रीड करता है। आजकल बहुत सारे ऐसे गेम आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन आप लोग कैरम खेलते हैं या फिर ऑनलाइन आप लोग चेस खेलते हैं। तो इतने सारे जो भी होते हैं, या फिर कोई भी गेम ले लीजिए जो कि ऑनलाइन चलता हो, ठीक है, लूडो वगैरह देख लीजिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी गेमिंग है वो क्या करता है कि ये एआई ही सॉल्व करता है। इट प्लेस टू इम्पोर्टेंट रोल इन अ स्ट्रेटेजिक गेम लाइक अ चेस, टिक टिक टो। हेयर इज द मशीन शुड बी एबल टू थिंक द मल्टीपल पॉसिबल स्टेप्स बेस्ड ऑन अ रिस्ट्रिक्ट नॉलेज। कहने का मतलब क्या होता है कि एआई में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी आपने प्रोसेस किए हैं, जितने भी उसके पॉसिबल मल्टीपल पॉसिबल चांसेस होते हैं एआई में, सारी चीज़ें हो जाती हैं जब आप एक प्रोसेस के लिए उसको एक्शन करने के लिए
आप उसको सिग्नल देते हैं तो वो क्या करती है, वो सारी उससे रिलेटेड सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करती है और जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज होती है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देती है। ठीक है, तो ये हो गया गेमिंग में। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एबल टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर दैट अंडरस्टैंड ह्यूमन यूज नेचुरल लैंग्वेज। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आजकल। मोबाइल में एक ऐसे ऐप आ रहे हैं जिसमें कि माइक की सहायता से आप कुछ भी बोलते हो और वो टाइप हो जाता है। ठीक है, स्पीच रिकग्निशन बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एआई के बिना संभव नहीं है। अगला, एक्सपर्ट सिस्टम। देयर आर द फ्यू एप्लीकेशंस विद incorporate machine programming and some special data to confer thinking and prompting. They give clarification and exhaustion टू द यूजर्स। एक्सपर्ट सिस्टम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आजकल आ रहे हैं जो मशीन जो प्रोग्रामिंग की जाती हैं, वो क्या करते हैं कि स्पेशल टाइप का डेटा, मान लीजिए आपके पास बिग डेटा है, बिग डेटा से एनालिसिस करने के बाद में उसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा आपको देना है, तो वो एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है कि वो उस तरीके का डेटा आपको सर्च करके दे देता है। ठीक है, जो भी मान लीजिए कि क्लियरिफिकेशन करना होता है या डेटा के बारे में या जो भी करना होता है, वो जो है यूजर्स के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट सिस्टम काम करके दे देते हैं। ये भी एक क्या है, ये भी एक एक्सपर्ट सिस्टम का एआई का जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। ठीक है, विजन सिस्टम। विजन सिस्टम में ये होता है कि मान लीजिए आपने देखा किसी चीज़ को, विजुलाइज किया, विजुलाइज करने के बाद में उसके जो है एरियाज को फाइंड आउट करके जो है आपको उसका रिजल्ट दे दिया। ठीक है, कहने का मतलब है आजकल गूगल मैप इसका एग्जांपल बहुत बड़ा है। देखते हैं क्या लिखता है कि दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर एबल टू अंडरस्टैंड इंटरप्ट एंड ग्राफ विजुअल इनपुट एंड ऑन द कंप्यूटर। एग्जांपल एज अ स्पाइंग plane or drone takes picture which are utilized to make sense the spatial data to guide of the zone and areas। कहने का मतलब ये है कि एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो विजुअल सिस्टम ये होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आजकल ड्रोन के माध्यम से सर्च की जाती हैं, या फिर मान लीजिए कि जहाँ ऐसी जगह है इंसान नहीं पहुँच सकता तो वहाँ ड्रोन के माध्यम से कैमरा फिट करके देख लिया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका जोन वगैरह पता करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, विजुअलाइज सिस्टम पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब स्पीच रिकग्निशन हमने पहले ही बता दिया। स्पीच रिकग्निशन क्या होता है, इसकी जो है डिटेल्स थोड़ी सी देख लेते हैं। यू विल फाइंड सम सिस्टम विच आर एबल टू understand the language which is used by human and talk to them. They can even understand the slang background noise etc. कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें, अभी हमने स्मार्टफोन का एग्जांपल लिया, उसमें जो स्पीच रिकग्निशन का ऑप्शन है वो बहुत अच्छा होता है कि आप अगर चाहें तो उसमें जो भी बोले अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलें और वो उसको समझ करके, उसके एक्सेंट को समझ करके जो है एक्सेंट को समझ करके आपकी बात को उसमें लिख देता है। ठीक है, उसके बाद हैंड राइटिंग रिकग्निशन। हैंड राइटिंग रिकग्निशन में भी यही होता है कि आप मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की हेल्प से, तो वो आप क्या लिखना चाह रहे हैं वो सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट करके वो बता देता है कि आपने पर्टिकुलर ये लिखा हुआ। तो इसकी आप डेफिनेशन जो भी लिखी है ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंटेलिजेंट रोबोट्स। रोबोट्स मूवी लगभग सभी ने देखी होगी और 2.0 भी लगभग सभी ने देखी होगी। तो ये रोबोट्स के बारे में, जो रोबोट इंटेलिजेंट था, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। आजकल बहुत सारी जगह ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे रोबोट्स जो है यूज हो रहे हैं, तो वहाँ रोबोट्स काम करते हैं। या फिर देख लीजिए आजकल हॉस्पिटल कोविड फैला हुआ है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल ने ऐसे वर्क करने के लिए, मतलब पेशेंट्स को दवा पहुँचानी है या फिर पेशेंट की देखभाल के लिए जो है रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत जगह ऐसे कैंटीन्स हैं या बड़ी बड़ी होटल्स हैं जहाँ पे रोबोट्स क्या करते हैं, खाना सर्व करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो, तो वो एआई पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि रोबोट को कैसे पता चलेगा कि क्या है उसमें, एक वो तो एक मशीन है ना, तो उस मशीन में ऐसी मैकेनिज्म फिट की जाती है कि वो ह्यूमंस को बहुत ही जल्दी से अंडरस्टैंड कर सकता है कि ह्यूमन ने क्या हमको जो है टास्क दिया है और हमको किस तरीके से उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो लिखा है रोबोट्स आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन बाय ह्यूमन। दे कैन डू मल्टीपल टास्क विद इन नो टाइम। मतलब जो रोबोट है बहुत ही कम समय में, विद इन नो टाइम मतलब कि ना के बराबर समय में वो अपना काम को फटाफट कर देता है। दे कैन नॉट बी अल्टरनेट टू ह्यूमन बट आर वेरी इफिशिएंट व्हेन डूइंग एनी टास्क। कहने का मतलब ये इंसानों को रिप्लेस तो नहीं कर सकता रोबोट, भाई वो मशीन है और इंसान है, क्योंकि इंसान ने ही रोबोट को जन्म दिया है, लेकिन इंसानों से ज़्यादा एफिशिएंट काम जो है रोबोट करके देते हैं और इसमें कोई गलती करने के चांसेस नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि ह्यूमन माइंड क्या होता है कि ह्यूमन माइंड जो है डायनामिक फॉर्म में काम करता रहता है। कि मान लीजिए अभी कुछ सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में और
फिर कोई दूसरी बात आ गई ख्याल, तो वो क्या हुआ कि ये जो पहले ये बात सोच रहे थे उस पे वर्क करना है, तो वो चीज़ थोड़ी सी जो है लूज हो जाती है। लेकिन रोबोट या मशीन क्या होती है कि आपने जिस टास्क को करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक है, तो वो मशीन उस टाइम में सिर्फ वही टास्क को परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपने दूसरा टास्क उसको तुरंत नहीं दिया है। या फिर मान लीजिए आपने किसी मशीन को कई सारे टास्क एक साथ दे दिए हैं, तो वो क्या होते हैं, टास्क उसकी क्यू में जो है लगते रहते हैं, और वो मशीन एक के बाद एक के बाद एक टास्क को कंप्लीट परफॉर्म करने के बाद ही एग्जिट करती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, अगर बता ही रहे हैं तो इसमें प्रिंटर, जैसे मान लीजिए कुछ प्रिंट करना है हमको, तो हमने क्या किया कि चार पांच फाइल हैं और चार पांच फाइल को हमने एक साथ जो है प्रिंट कमांड दे दिया। प्रिंट कमांड देने के बाद हमने छोड़ दिया, तो क्या होगा कि पहले जो पेज प्रिंट होना होगा, पहले जो पेपर प्रिंट होना होगा, वो सबसे पहले प्रिंट होगा, और जो लास्ट में जिसको हमने सेट करके दिया होगा वो लास्ट में प्रिंट होगा। और इसमें जो है कई सारी एल्गो काम करती हैं, वो फिर हम कभी बाद में बताएंगे, उसके बारे में अलग से जो है वीडियो बना के बताएंगे। अभी तो समय भी कम है, आज आपकी 4 जून हो गई है और 11 जुलाई से संभवतः पेपर है, तो हम फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। और पाइथन हम कोशिश करेंगे कि पाइथन जल्दी से जल्दी कवर की जाए, और ये जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है हमारे, इनको कवर करने के बाद में हम पाइथन पे आएंगे और पाइथन की प्रोग्रामिंग करके वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि थ्योरी पेपर जो होगा, वो थ्योरी पेपर पहले तो आपको थ्योरी करना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल की बात आएगी। तो इस थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में हमें शायद कुछ टाइम मिलेगा, 3 से 4 दिन या एक हफ्ते का टाइम मिलेगा, तो उतना टाइम हमें एनफ होगा प्रैक्टिकल के लिए। बस ये है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग हमें इसी तरीके से प्यार देते रहें, लाइक और कमेंट के माध्यम से, और जितने भी नए यूजर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें। और हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके मकसद में कामयाब जरूर होने दें, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये कुछ एक पिक्स हमने लगाई है यहाँ पे, और जिसमें हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि एडवांटेज क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि मोर पावरफुल एंड मोर यूजफुल कंप्यूटर्स। दूसरा है न्यू एंड इम्प्रूव्ड इंटरफेस, सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स, बेटर हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रिलीव्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज। तो ये पॉइंट्स हैं, आप इसको भली बात पता है हिंदी में भी इसका क्या मतलब होता है आप लोगों को, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज कॉस्ट, महंगाई को बढ़ा, कॉस्ट को इंक्रीज कर देती है मतलब। उसके बाद में डिफिकल्टी विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्लो एंड एक्सपेंसिव, इसके जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और स्लो होते हैं। फ्यू एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स, बहुत ही कम ऐसे प्रोग्रामर हैं जिनको इसके एआई टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। और फिर प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स हैव रीच्ड द मार्केट, और बहुत ही कम, उनमें से बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर जो है हमारे पास मार्केट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं, ठीक है। तो ये थे। अब आते हैं सोशल एंड मोबाइल, ठीक है। होता क्या, इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट। सोशल एंड मोबाइल इज द फैक्ट ऑफ ग्रोइंग मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी विद फोकस ऑन प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन इन द ग्लोबल मार्केट। मतलब सोशल मोबाइल की जो ये टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो ये चाहती हैं कि हमारा जो मोबाइल का प्रोडक्शन है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, वो एप्लीकेशन के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के बाजार में फैल जाए। Colonnote social and mobile flagship product has been one of the most popular notepad apps in the Android market. It hit the milestone of 75 million download in the गूगल प्ले स्टोर। और इसमें से क्या है कि इसमें एक मोबाइल ऐप में ही जो है नोटपैड का ऐप है, वो क्या है एंड्रॉयड मार्केट में बहुत बड़ी धूम मचा चुका है। लगभग कि ये 75 मिलियन लोग डाउनलोड इसको कर चुके हैं गूगल प्ले स्टोर से। सोशल एंड मोबाइल वाज फाउंडेड बाय शुमेक पार्क इन 2008। ये चीज़ आप मेंशन कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है एक नंबर में ये चीज़, ठीक है। तो आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, कायदे से हाईलाइट में कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, कि ये जो है सोशल मोबाइल वाज फाउंडेड बाय शुमेक पार्क इन 2008। तो सोशल एंड मोबाइल की बात करें तो ये जो है 2008 में शुमेक पार्क में, संगस पार्क में जो है मिला। संगस हैज built a reputation and an Android developer in Korea since he ranked among the top 50 in the first Google Android development challenges। अब ये जो कोरिया के डेवलपर थे, ठीक है, एंड्रॉयड के डेवलपर, इन्होंने क्या किया कि पूरे देश की जब रैंकिंग हुई गूगल एंड्रॉयड डेवलपमेंट चैलेंज में, तो इन्होंने अपना जो है 50वीं रैंक हासिल की। ये भी जो है आप याद रखिएगा। एट
दैट टाइम ही वाज ओनली कोरियन फाइनलिस्ट, और आखिरी में अंततः जो है कोरिया वाले ही फाइनल में पहुंचे, ठीक है, और वही फाइनलिस्ट बने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे देख लेते हैं इसका क्या है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या है, हमने इसको हिंदी में भी जो है इसका मैटर लिखा है आप लोगों को कि समझ में, क्योंकि ये बहुत एक नई चीज है। अभी विद इन 1 साल की बात करें तो बिटकॉइन बिटकॉइन करके काफी ज्यादा जो है पॉपुलर हो रही थी चीजें, और काफी लोगों को समझ ही नहीं आ रही ये बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन क्या होती है कि बिटकॉइन एक वर्चुअल मनी है जिसको देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो वर्चुअल मनी थी और इसकी कॉस्ट जो है रियल मनी से कई गुना ज्यादा होती थी। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि होता क्या। अ ब्लॉकचेन इज अ टाइम स्पैन सीरीज अ इम्यूटेबल रिकॉर्ड ऑफ डेटा दैट इज मैनेज्ड बाय अ क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर नॉट ओन्ड बाय एनी सिंगल एंटिटी। कहने का मतलब क्या है, ये बहुत जो ब्लॉकचेन होती थी ये टाइम स्पेंड सीरीज होती थी, बहुत बड़ा इसमें समय लगता था, समय खर्च होता था, और ये क्या मैनेज किया जाता था बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स के ग्रुप के द्वारा, ठीक है। कोई अगली सिंगल एंटिटी इसको मेंटेन नहीं कर सकती थी, ना सिंगल ओनर इसको मेंटेन कर सकता था। ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स ऑफ डेटा मतलब दैट इज ब्लॉक इट सिक्योर्ड अ बाउंड ऑफ ईच अदर यूजिंग कॉपीराइट प्रिंसिपल, सॉरी क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये सारे जो ब्लॉक्स थे, जो डेटा के ब्लॉक्स थे, वो क्या होते थे कि हर तरीके से सिक्योर थे, बंधे हुए थे एक दूसरे से, और ये क्या करते थे क्रिप्टोग्राफी के प्रिंसिपल्स को यूज करते थे, क्रिप्टोग्राफी के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते थे उनको फॉलो करते हैं। ब्लॉकचेन इज द डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड लीडर underlying most virtual currencies that responsible for logging all transactions without the need for a financial intermediary such एज अ बैंक। कहने का मतलब क्या है कि अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो ये एक वर्चुअल करेंसी होती थी, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया टॉपिक के आपको, और इसमें ट्रांजेक्शन्स के लिए कोई बहुत सारी चीज़ों की जरूरत नहीं थी। आप विदाउट नीड जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के भी काम कर सकते थे, जैसे कि आप अपने बैंक ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं उसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इन अदर वर्ड्स इट्स न्यू मीन्स द ट्रांसमिटिंग फंड्स एंड लॉगिंग इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है, अगर उसे भाषा में कहें तो ये क्या है, एक ऐसा जरिया था कि आप जो है फंड ट्रांसफर कर सकते थे या फिर आप लॉगिन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, ठीक है। तो ये तो था। अब हिंदी में देख लीजिए, शायद बहुत अच्छे से समझ में आया। तो इंग्लिश में था क्योंकि नया टॉपिक है, बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने नहीं सुना था इसके बारे में, इसलिए जो है हमें लगा कि हिंदी में बताना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में भी आपके लिए लाया हूँ ये। तो जिस प्रकार हजारों लाखों कंप्यूटर को आपस में जोड़कर इंटरनेट का आविष्कार हुआ, ठीक उसी प्रकार डेटा ब्लॉक मतलब आंकड़ों की लंबी श्रृंखला को जोड़कर ब्लॉकचेन का नाम दिया गया। अभी हमने बताया ऊपर कि कंप्यूटर से जुड़े हुए होते थे, उसके डेटा से जुड़े हुए होते थे, कोई सिंगल जो है काम नहीं कर सकता था इस पे। तो ये वही बात लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है, ब्लॉकचेन तकनीक 3 अलग अलग तकनीकों का समायोजन है, जिसमें इंटरनेट पर्सनल की, निजी कुंजी मतलब जो पर्सनल की बोलते हैं, कि क्रिप्टोग्राफी अर्थात जानकारी को गुप्त रखना तथा प्रोटोकॉल को नियंत्रण रखना शामिल है। तो इसमें क्या होता था कि जो आपकी प्राइवेट की होती थी, ठीक है, और पर्सनल की जिसको बोल सकते हैं, वो उसके द्वारा क्रिप्टोग्राफी की जो है आपकी सुरक्षा उसका मतलब यही था कि जो आपके डेटा को सुरक्षित रखा जाए, ठीक है, और इसको प्रोटोकॉल के नियंत्रण में शामिल किया जाए। क्रिप्टोग्राफी की सुरक्षा श्रृंखला में सर्वप्रथम 1991 में स्टुअर्ट हैबर्ट तथा डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा ने काम किया। इसके अगले वर्ष यानी 1992 में इन दोनों के साथ बायर भी मिले और इसके डिजाइन में सुधार किया। इसी वजह से यह ब्लॉक्स को एकत्रित करने का काम आसान हो गया। मतलब कि ये दो लोग थे पहले, जो 1991 में स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा, इन दोनों ने काम किया। उसके बाद 1992 में इनको बायर मिले, उसके बाद में ये लोग आपस में मिलकर काम करने लगे, जिससे इन लोगों के पास डेटा ज़्यादा हो गया, ठीक है, और जिसमें जो उसमें खामियां थी इन लोगों ने सही कर दी। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिससे बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो करेंसियों का संचालन होता है। यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता, ठीक है, जिसमें प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। तो ये वही है कि मतलब जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो वही है इसमें। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं इसमें। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज करने पर इसे ना तो वहां से हटाया जा सकता है और ना ही इसे में किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। तो समझ रहे होंगे कि थोड़ा सा टफ होता था। मान लीजिए आपने जल्दबाजी में कोई ट्रांजेक्शन कर दिया, उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन के कारण लेन देन के लिए एक विश्वसनीय तीसरी पार्टी जैसे बैंक की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। मान लीजिए आपको बैंक की जरूरत नहीं है तो आप जो है ब्लॉकचेन से अपना सारा काम कर रहे हैं।
इसके अंतर्गत नेटवर्क से जुड़े उपकरणों में मुख्यतः कंप्यूटर की श्रृंखलाओं जिन्हें नोड्स कहा जाता है के द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रत्येक लेन देन के विवरण को बही खाता में रिकॉर्ड किया जाता है। तो मतलब जो भी आप बिटकॉइन के माध्यम मतलब बिटकॉइंस के लिए या फिर जो है ब्लॉक डेटा चेन से आप करते हैं तो उसका रिकॉर्ड पहले जो है वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई होने के बाद अगर वो सारे रिकॉर्ड्स आपके मैच होते हैं तभी जो है इसको उसके रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था। आगे देख लेते हैं होता क्या है। द थ्री पिलर्स होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के, वो हम लोग बता देते हैं। द थ्री मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विच हैव हेल्प्ड इट गिवन acclaim एज आर एस फॉलोस। पहला क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, इम्यूटेबिलिटी होती है। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ये तीन प्रॉपर्टीज की। उसके बाद यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। तो क्या होता है, पेमेंट प्रोसेस एंड मनी ट्रांसफर, यह वही बैंक वाला काम हो गया। मॉनिटर एंड सप्लाई चेन, ये भी कि आप देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसकी सप्लाई होती है। रिटेल लॉयल्टी, नेवर्स प्रोग्राम्स, नए नए प्रोग्राम्स होते हैं, डिजिटल आईडीज होती हैं और डेटा शेयरिंग का काम भी होता है। तो ये 5 पॉइंट्स हमने जो है इसमें दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, जो मुख्यतः होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें और देखें हम लोग क्या है, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है या तकनीक इसकी क्या है, ये हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है, ब्लॉकचेन में तमाम उद्योगों की कार्यप्रणाली में भारी बदलाव लाने की क्षमता है। इसे प्रक्रिया को ज़्यादा लोकतांत्रिक, सुरक्षित, पारदर्शी और सक्षम बनाया जा सकता है। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा है, ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो सुरक्षित एवं आसानी से सुलभ नेटवर्कों पर लेन देनों का एक विकेंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करती है। आप जो भी जो है ऑनलाइन माध्यम से इस पे काम करते हैं तो उसका क्या होता है, एक जो है पर्टिकुलर डेटा वो अपने पास कंट्रोल करके रख लेती है और उसका डेटाबेस तैयार करके रखती है। इस वर्चुअल बही खाते में लेन देन का रिकॉर्ड साझा रिकॉर्ड को नेटवर्क पर स्थित ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है। वो सारे लोग, वो सारे यूजर्स जो भी ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं वो सारे इस रिकॉर्ड्स को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन डेटा ब्लॉक आंकड़ों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसे प्रत्येक ब्लॉक में लेन देन का एक समूह समाविष्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लॉकचेन क्या होता है कि एक आंकड़ों की श्रृंखला होती है, मतलब कि जो भी उसमें से डेटा को एंट्री हुई है वो सारी चीज़ें एक लिस्ट बन जाती है उसकी, और उस लिस्ट में वो सारी चीज़ें यूज होती हैं जिसमें आपने उसमें जो है ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए होते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होते हैं तथा इन्हें कूट लेखन के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है, मतलब इनक्रिप्शन के माध्यम से इसको जो है सेव करके रखा जाता है और ये सबसे जुड़े होते हैं। यह तकनीक सुरक्षित है तथा इसे हैक करना मुश्किल है, इसलिए साइबर अपराध और हैकिंग को रोकने के लिए यह तकनीक सुरक्षित मानी जा रही है। तो मतलब अगर हैकिंग नहीं है इसमें तो अपराध भी कम होंगे, जब अपराध नहीं होंगे तो जो है ये सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ी सी प्रभावी मानी जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत नेटवर्किंग से जुड़े कंप्यूटर श्रृंखलाओं को जिन्हें नोड्स कहा जाता है के द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रत्येक लेन देन में बही खाते में डाला जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, पॉइंट थे। अब क्या होते हैं ब्लॉकचेन की प्रमुख विशेषताएं, क्या इसकी विशेषताएं, एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि विकेंद्रीकरण एवं पारदर्शिता ब्लॉकचेन तकनीक की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसकी वजह से यह तेजी से लोकप्रिय और कारगर साबित हो रही है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसे वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स करने के लिए एक प्रोग्राम के रूप में तैयार किया गया है। मतलब आप भी कुछ भी अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए फाइनली जो है तैयार किया गया। यह एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें इंटरनेट तकनीकी बहुत मजबूती के साथ अंतर्निहित है। ठीक है, तो मतलब कि जो यह इंटरनेट जो है इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से जो है इसका यूज करता है। यह अपने नेटवर्क पर समान जानकारी के ब्लॉक को संग्रहित करता है, मतलब जो भी डेटा होता है वो अपने नेटवर्क में ये सिक्योर करके रख लेता है। ठीक है, सेव कर लेता है। ब्लॉक चेन डेटाबेस को वितरित करने की क्षमता रखता है, अर्थात यह डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरह कार्य करता है। मतलब आपकी जो भी आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या जो भी बैंक ट्रांजेक्शन के जैसे इन्फॉर्मेशन हैं जो आप ब्लॉक चेन पे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपका डेटा ले लेगा और उसको जो है नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, डेटाबेस के सभी रिकॉर्ड्स किसी एक कंप्यूटर में स्टोर नहीं होते बल्कि हजारों लाखों कंप्यूटर में इसे वितरित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या है कि ये डेटा शेयरिंग का काम मान सकते हो कि आपका जो भी डेटा है वो एक जगह नहीं कई जगह पे डेटा ये होता है। आप सोच भी नहीं सकते कितने सिस्टम में ये डेटा आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड को पूरे इतिहास का वर्णन कर सकता है। यह डेटाबेस इनक्रिप्टेड होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो डेटाबेस होता है आपका जो भी सेव किया जाता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आपने किस समय क्या क्या काम किए हैं आप इस पे
तो वो सारी चीज़ें वो आपकी हिस्ट्री पूरी बता देगा। ठीक है, ब्लॉकचेन सिस्टम में यदि कोई कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो सिस्टम काम करता रहता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज होती हैं जिसमें जो है आपके नोट्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, टोपोलॉजीज के बारे में हमने पहले के वीडियोस में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से टोपोलॉजीज काम करते हैं। नोट्स कंप्यूटर ही होते हैं। इसे ट्रांजेक्शन में लगाने वाला समय तो कम होता ही है, साथ में गलती होने की संभावना भी बेहद कम रहती है। तो इसमें क्या हो, ट्रांजेक्शन जो आप करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो समय वैसे भी नहीं लगता और जो है गलती होने की संभावनाएं कम होती है क्योंकि ये वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये आप देख लीजिए। क्रिप्टो करेंसी के अलावा निम्नलिखित क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। क्या, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डेटा प्रबंधन में। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा मैनेजमेंट में। ठीक है, सरकारी योजनाओं का लेखा जोखा, गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, उसके बाद में सब्सिडी वितरण, सब्सिडी आप जान रहे हैं, कानूनी कागजात रखने में। ठीक है, लीगल पेपर्स को सेव करने में। ठीक है, बैंकिंग एंड बीमा आप जान रहे हैं, इंश्योरेंस, भू रिकॉर्ड विनियम मतलब जमीन की खरीद फरोख्त और उससे संबंधित मामले। ठीक है, डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, स्वास्थ्य आंकड़े मतलब कि आपका हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप, और कुछ पॉइंट्स हैं आपके, क्लाउड स्टोरेज, ई गवर्नेंस, स्मार्ट कॉन्टैक्ट, शैक्षणिक जानकारी, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंड ई वोटिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये जो हमें इंपॉर्टेंट लगा वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज की ये क्लास यहीं तक, और अगर ये आप लोगों को अच्छी लगी हो क्लास तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिन जिन लोगों के एग्ज़ाम है उन लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी नए यूजर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ये कोशिश करूंगा, प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले जो है मैं पूरे पेपर्स को जो है कंटिन्यूसली आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकूं। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कुछ सुधार करने की जरूरत है, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि हमें उससे कुछ बेनिफिट होगा और मैं उस अपने कंटेंट में कुछ सुधार कर सकूंगा। तो प्लीज़ सभी लोग इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक करिए ना करिए वो आपकी मर्जी है, इससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है। बस कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसको, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके इस लॉकडाउन के चक्कर में। जो भी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, क्लास नहीं जा पा रहे हैं, और अवेलेबल नहीं हो पा रहा है डेटा, क्योंकि बुक्स और स्टेशनरी की शॉप भी नहीं ओपन होने दे रही है गवर्नमेंट। तो इस कंडीशंस में मान लीजिए कि जिसके पास नेटवर्क की सुविधा नहीं है, या फिर नेट पे डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता है, या फिर नेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है डेटा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ये भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसमें आदमी को समझ नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, और थोड़ा सा मेहनत आप हम लोग हमारे लिए कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद क्लास, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।